Hello students, welcome to my Dental Inside YouTube channel. So in this video we will discuss chapter number 5, which is development of tooth and its supporting tissues from Tenicates, part 3. So शुरू के जो 2 पार्ट्स थे उनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं. पहले आप उन वीडियोस को कवर करो और उसके बाद पार्ट 3 को देखना. सो जो थर्ड पार्ट के अंदर हमने बेल स्टेज के बारे में पढ़ना है. सो बेल स्टेज में क्या होता है कि जो इनेमल ऑर्गन होता है वो रिजेंबल करता है ऐसा बेल एंड अज्यूम हो जाती है उसकी फाइनल शेप. वो उसकी मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन भी हो जाती है और हिस्टो डिफ्रेंसिएशन भी हो जाती है. मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है कि शेप ऑफ द टूथ डिटरमाइन हो जाता है कि ये कौन सा टीथ होगा, एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा. उसके अलावा इस बेल स्टेज के अंदर हमारे पास हिस्टो डिफ्रेंसिएशन भी हो जाती है. ये हिस्टोलॉजिकली भी हमें पता चल जाता है कि कौन से सेल आगे जाके इनेमल बनाएंगे, कौन से सेल हमारे पास डेंटिन बनाएंगे, कौन से सेल हमारे पास बाकी टूथ के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. अच्छा, तो बेल स्टेज को सबसे पहले हम इसकी लाइंस को कवर करते हैं. इन्होंने लिखा हुआ है पेज नंबर 210 के ऊपर कि कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द टूथ जर्म लीड टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द टूथ डेवलपमेंट. अब टूथ जर्म क्या थी? वो 3 चीज़ें, डेंटल पेपिला, डेंटल फॉलिकल एंड इनेमल ऑर्गन. द बेल स्टेज. सही. अब बेल स्टेज में क्या हुआ? टूथ जर्म की कंटिन्यूस ग्रोथ हुई, इससे हम नेक्स्ट स्टेज पर पहुँच गए विच इज़ बेल स्टेज. So called because the enamel organ comes to resemble a bell as the undersurface of the epithelial cap deepens. By the start of this stage, the shape of the tooth has already been decided. ये मैंने बात कर ली कि shape of the tooth हमें पता चल जाएगी. तो shape of the tooth पता चलेगी उसको हम कहते हैं morpho differentiation. During this stage, the cells that will be making the hard tissue of the crown, अमीलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट. अब ये दो चीज़ें आ रही हैं. अमीलोब्लास्ट क्या होते हैं और ओडोंटोब्लास्ट क्या होते हैं? अमीलोब्लास्ट आर दो सेल्स, वो सेल्स होते हैं जो इनेमल बनाते हैं. सही. जो इनेमल की फॉर्मेशन कौन से सेल्स करते हैं? अमीलोब्लास्ट. और डेंटिन की फॉर्मेशन कौन से सेल्स करते हैं? ओडोंटोब्लास्ट. ठीक है. एक्वायर देयर डिस्टिंक्टिव फिनोटाइप, जिसे हम कहते हैं हिस्टो डिफ्रेंसिएशन. इसकी बात भी हमने कर ली थी. एंड द क्राउन कंप्लीट्स इट्स मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन एंड अटेन इट्स फुल साइज. यानी कि इस स्टेज के अंदर हमारे पास टूथ मॉर्फोलॉजिकली भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और हिस्टोलॉजिकली भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. ठीक है. नाउ इस फिगर को देखते हैं. ये फिगर वही है समझो जो कैप स्टेज की जो फिगर थी, अब वो बेल स्टेज के अंदर आ रही है. सही है. जो ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है वो इनेमल ऑर्गन है, जिससे आगे जाके इनेमल बनेगा. और इनेमल के सेल्स कौन से होते हैं इनेमल बनाने वाले? अमीलोब्लास्ट. नीचे डेंटल पेपिला है जिससे डेंटिन और पल्प बनेगा. डेंटिन बनाने वाले सेल्स कौन से होते हैं? ओडोंटोब्लास्ट. पल्प बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं. उसके अलावा बाकी सेल्स भी होते हैं ना उसके, तो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं. अभी कुछ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद रखो कि एनेमल के सेल्स अमीलोब्लास्ट, डेंटिन के सेल्स ओडोंटोब्लास्ट. ठीक है. फिर ना होता है डेंटल फॉलिकल. अब डेंटल फॉलिकल 3 चीज़ें बना रहा था, बोन, सीमेंटम एंड पीडियल. जो बोन को जो सेल्स बनाते हैं वो हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट. जो सीमेंटम को बनाते हैं वो है सीमेंटोब्लास्ट. और जो पीडियल को बनाते हैं वो है फाइब्रोब्लास्ट. ठीक है. अभी ये बता दिए, इन चीज़ों को याद रखना. ये सारे BCQ पॉइंट है. एनेमल के कौन से सेल्स हैं, डेंटिन के कौन से सेल्स बनाते हैं, पीडियल एंड सो ऑन. तो ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए. मैं बार बार लेक्चर में ये रिपीट भी करता रहूँगा ना. उसके बराबर में एक सेक्शन दिया हुआ है. ये वैसे तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये आपकी OSP के अंदर आएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ. लेकिन अगर ये डायग्राम एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें इनको समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने इसको बल्कि डायग्राम छोड़ दो. इस डायग्राम के अंदर कोई समझ में नहीं आएगी ऐसी चीज़. ये चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा बताई हुई है इसके अंदर. स्ट्रैटम इंटरमीडियम, वो मैंने बोला था पिछले पार्ट के अंदर कि एक चीज़ हमारे पास एनेमल ऑर्गन में बेल स्टेज के अंदर आएगी. वो क्या चीज़ आएगी? वो आएगी स्ट्रैटम इंटरमीडियम. अच्छा, अब ये नेक्स्ट डायग्राम है, ये भी वही डायग्राम है. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कौन सा टीथ होगा, ये एंटीरियर टीथ बन रहा है या पोस्टीरियर टीथ बन रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये कौन सा टीथ बन रहा है? ये एंटीरियर टीथ बन रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें इंसाइडल एज आ रहा है ऊपर की तरफ. ठीक है. अगर पोस्टीरियर टीथ होता है तो इसमें कस आते. ठीक है. अच्छा, ये भी पूरी वही डायग्राम है समझो, बेल स्टेज में दिखाया हुआ है. ये इनेमल ऑर्गन है, इसके अंदर कौन से सेल्स हैं? स्टेलियर रेटिकुलम के सेल्स हैं. सही है. नीचे हमारे पास डेंटल पेपिला था जिसने क्या बनाना शुरू कर दिया? डेंटिन और पल्प. ये जो ऊपर आपको डार्क मैरून कलर में या बिल्कुल डार्क पर्पल कलर में चीज़ नजर आ रही है विच इज़ इनेमल, उसके नीचे डेंटिन बन रहा होता है. और यहाँ पे पल्प आ रहा है. नीचे चीज़ आ रही है सर्वाइकल लूप, जो मैंने बताया था, जहाँ पे आउटर इनेमल एपिथेलियम और इनर इनेमल एपिथेलियम मीट कर रहा होता है. ठीक है. और यहाँ पे डेंटल लैमिना दिखाया हुआ है इन्होंने दूसरे टूथ का. यहाँ पे एक चीज़ बन रहा है, यहाँ पे दूसरा चीज़ बन रहा होगा तो उसका डेंटल लैमिना दिखाया हुआ है. और ऊपर इन्होंने
ओरल कैविटी की एपिथेलियम दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है तुम लोग खुद पढ़ लेना, सब कुछ वही है जो मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैंने शुरू की 2 डायग्राम थी, बेल स्टेज की मैंने दोनों कवर करा दी। इसके अलावा बेल स्टेज के अंदर कोई डायग्राम नहीं है बुक के अंदर। बुक की अब कुछ वर्डिक्स के ऊपर आते हैं। एट द पेरिफेरी ऑफ द इनेमल ऑर्गन द सेल्स एज्यूम्स अ लो क्यूबॉइडल शेप एंड फॉर्म द आउटर इनेमल एपिथेलियम। और आउटर इनेमल एपिथेलियम मैंने तुम लोग को बता दिया था। आउटर इनेमल एपिथेलियम किसमें बताया था मैंने? कैप स्टेज के अंदर बता दिया था। वो बेल स्टेज के अंदर भी इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन कैप स्टेज के अंदर ही वो बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, आउटर इनेमल एपिथेलियम के सेल्स की शेप कैसी है? वो है लो क्यूबॉइडल इन शेप। अच्छा, और आउटर इनेमल एपिथेलियम थी, अच्छा ये हमने बात कर ली। एट द पेरिफेरी द सेल्स एज्यूम अ लो क्यूबॉइडल शेप एंड फॉर्म द आउटर इनेमल एपिथेलियम, जो किसकी तरफ होंगे? डेंटल फॉलिकल्स की तरफ होंगे। डेंटल फॉलिकल जो है उसकी तरफ कौन सी एपिथेलियम होगी? आउटर इनेमल एपिथेलियम। अच्छा, द सेल्स बॉर्डरिंग ऑन द डेंटल पेपिला अज्यूम अ शॉर्ट कॉलमनर शेप and are characteristic by high collagen content. They form the inner enamel epithelium, ठीक है। आउटर एनामल एपिथेलियम की सेल्स कौन सी थे? लो क्यूबॉइडल, और इसके क्या है? शॉर्ट कॉलमनर, ठीक है। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोजन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। The outer and inner enamel epithelium are continuous. The inner enamel epithelium begins at the point where the outer enamel epithelium bends to form the concavity into which the cells of the dental papilla accumulate. वही बात है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वहाँ पे डेंटल पैपिला के साथ एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन वही बात है ना, यहाँ पे आउटर एनामल एपिथेलियम है और इनर एनामल एपिथेलियम है, वो वही कॉन्सेप्ट अपने लेके चलो। Now, the region where the inner and outer enamel epithelium meet at the rim of enamel organ is known as the zone of reflection और सर्वाइकल लूप। ये बात भी हमने कवर कर ली थी, ये भी बहुत आसान सी बात है, कोई नई बात अभी तक नहीं आई है इसके अंदर। दिस पॉइंट इज वेयर द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड अंटिल द टूथ क्राउन अटेन इट्स फुल साइज एंड विच आफ्टर क्राउन फॉर्मेशन गिव राइज टू द एपिथेलियल कॉम्पोनेंट ऑफ रूट फॉर्मेशन। तो बेसिकली होता यह है, पहले क्राउन फॉर्म होता है, उसके बाद रूट फॉर्म होती है। जब क्राउन फॉर्म हो रहा होता है तब ये सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। जब क्राउन पूरा फॉर्म हो जाता है तब हमारे पास इनसे रूट की फॉर्मेशन शुरू होती है। अच्छा, नाउ एक चीज़ मैंने बोला था कि इनेमल ऑर्गन के अंदर एक चीज़ नई आएगी बेल स्टेज के अंदर, विच इज़ स्ट्रेटम इंटरमीडियम। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेटम इंटरमीडियम शुरू हो रहा है। इन द बेल स्टेज सम एपिथेलियल सेल्स बिटवीन द इनर इनेमल एपिथेलियम एंड द स्टिलेट रेटिकुलम डिफरेंशिएट इनटू द लेयर कॉल्ड स्ट्रेटम इंटरमीडियम। द सेल्स of this layer soon are characterized by an exceptionally high activity of the enzyme। इस एंजाइम का नाम याद होना चाहिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इन्होंने बात की है कि बेल स्टेज के अंदर जो इनर एनामल एपिथेलियम है और जो स्टिलेट रेटिकुलम के सेल्स हैं, अगर इस पिक्चर पे आओ तो इन्होंने स्ट्रेटम इंटरमीडियम दिखाई हुई है। ये है इनर एनामल एपिथेलियम और ये है स्टिलेट रेटिकुलम। इसके दरमियान के कुछ सेल्स होते हैं जो एक एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं, विच इज़ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो उससे क्या होता है, इन्होंने बोला कि उसकी हाई एक्टिविटी हो जाती है कौन सी एंजाइम की? अल्कलाइन फॉस्फेटेज की, और आगे जाके ये इनेमल की फॉर्मेशन कराते हैं, सही है। ऑल्दो दीज सेल्स आर हिस्टोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ इनर एनामल एपिथेलियम, बोथ लेयर वर्क synergistically and have been considered as a single functional unit for the formation of enamel। यहाँ पे हमारे पास बेल स्टेज खत्म हो गया। बेल स्टेज के अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि भाई सेल्स की हिस्टो डिफ्रेंसिएशन भी हो रहे हैं और मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन भी हो रहे हैं। एक चीज़ नहीं आई है विच इज स्ट्रेटम इंटरमीडियम, जो किसके दरमियान थी? हमारे पास स्टिलेट रेटिकुलम सेल्स के दरमियान थी, और किसके दरमियान थी बताओ? इनर इनेमल एपिथेलियम के दरमियान थी, ठीक है। बस इस बेल स्टेज के अंदर हमारे पास यही चीज़ थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है विच इज़ फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनेमल ऑर्गन एट द वेरी अर्ली बेल स्टेज। अच्छा, अब इन्होंने इसके अंदर की हुई है लंबी। इन्होंने आपको बताया में जो माइक्रो ऑर्गेनिल्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि भाई साइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना होगा, और न्यूक्लियाई होंगे, और बेसिकली गोल्जी होगा, राइबोसोम्स होंगे। तो भाई हर सेल्स के अंदर होते हैं। तो ये प्री एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके अंदर एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो इनर एनामल एपिथेलियम थी उसके अंदर भी हाई ग्लाइकोजन कंटेंट था, और जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम है उसके अंदर भी हाई ग्लाइकोजन कंटेंट है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग के अंदर उन्होंने डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल के बारे में और डिटेल बताई हुई है। जो हमने शुरू में पढ़ा था वही है, लेकिन थोड़ा सा एक दो चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई हैं, तो उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो पढ़ते हैं, द डेंटल पेपिला इज सेपरेटेड फ्रॉम द इनेमल ऑर्गन बाय अ बेसल लैमिना which form a mass of fine aperiodic
fibrils extend into the acellular zone। बस तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि डेंटल पैपिला और इनेमल ऑर्गन किससे आपस में सेपरेट होते हैं, बेसल लैमिना से सेपरेट होते हैं। अब बेसल लैमिना क्या होता है ये हम इंशाल्लाह ओरल म्यूकोसा के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर। बेसल लैमिना के बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा और लैमिना फाइब्रोरेटिकुलरिस। तो ये जो फाइब्रिल्स होते हैं ये कौन से होते हैं, फाइब्रोरेटिकुलरिस के होते हैं। These fibrils correspond to the lamina fibroreticularis of the basal lamina and there is the first secreted enamel matrix protein accumulate। ये बोल रहे हैं कि जो फाइब्रोरेटिकुलरिस होता है वहाँ पे हमारे पास जो एनामल मैट्रिक्स प्रोटीन होती हैं जो एनामल को बनाएंगी वो एक्यूमुलेट होती हैं। सो बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंटली जो बता रहा हूँ वो ये है कि डेंटल पैपिला और एनामल ऑर्गन के दरमियान क्या होता है, बेसल लैमिना होती है। बेसल लैमिना की कौन सी लिया, लैमिना फाइब्रोरेटिकुलरिस। नाउ द डेंटल पैपिला इज रेफर टू एज द टूथ पल्प। इन्होंने बोला अब डेंटल पैपिला को एक और नाम दे रहे हैं टूथ पल्प का। व्हेन द फर्स्ट कैल्सिफाइड मैट्रिक्स अपेयर एट द कस्पल टिप ऑफ द बेल स्टेज टूथ जर्म। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं कि जहाँ पे भी प्रोटीन जहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ बनेगी, अगर एनामल बन रहा है या डेंटिन बन रहा है, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है टूथ का, ये चीज़ पता होनी चाहिए तुम लोगों को। सबसे पहले डेंटिन बनना शुरू होता है, उसके साथ पल्प बनना शुरू होता है, उसके बाद एनामल बनता है। एनामल के बाद हमारे पास रूट की फॉर्मेशन होती है और रूट के बाद जो हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनना शुरू होते हैं जिसमें सीमेंटम, पीडियल और एल्वियोलर बोन आ जाता है। तो इस सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए, BCQ आता है कि सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर टूथ का बनना शुरू होता है, तो वो डेंटिन होता है। ठीक है, और उसके अलावा कहाँ से ये बनना स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, तो या तो वो कस्प से बनेंगे अगर पोस्टीरियर टीथ होगा, और एंटीरियर टीथ होगा तो वो इंसाइडर एज से बनेंगे। ये चीज़ पता होनी चाहिए, हर चीज़ का यही रूल होगा बनने का। ठीक है, अच्छा। द डेंटल पैपिला इज रेफर टू एज अ टूथ पल्प व्हेन द फर्स्ट कैल्सिफाइड मैट्रिक्स अपीयर एट द कस्पल टिप ऑफ द बेल स्टेज। ये बात हमने कर ली। द डेंटल पैपिला एक्सटेंड अराउंड द रिम ऑफ द इनेमल ऑर्गन टू फॉर्म द डेंटल फॉलिकल। ये तो बात रट गई होगी अपन लोगों को, डेंटल फॉलिकल कैसे बनता है, ठीक है ना। द डेंटल फॉलिकल इज डिस्टिंग्विश क्लियरली फ्रॉम द डेंटल पैपिला इन दैट मैनी मोर कोलेजन फाइब्रिल्स। अब BCQ आ जाता है, ये डेंटल फॉलिकल के अंदर और डेंटल पैपिला के अंदर डिफरेंस क्या है। तो डेंटल जो फॉलिकल होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कोलेजन ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा। बाकी वही बात है, बिटवीन द फॉलिकुलर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उसके अंदर। दीज जनरली आर ओरिएंटेड सर्कुलरली अराउंड द डेंटल ऑर्गन एंड डेंटल पैपिला। तो बस सही है, इतनी चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए इसके अंदर। थोड़ा सा ड्राई चल रहा है, थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चीज़ें बता दी हैं आपको ना कि इस हेडिंग के अंदर आपको कुछ नई चीज़ें भी पता चली हैं। जैसे टूथ पल्प एक नया नाम आया है, आपको ये पता चला है कि डेंटल पैपिला और डेंटल फॉलिकल के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है, तो कोलेजन का डिफरेंस है। कोलेजन डेंटल फॉलिकल में ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें BCQ में आती हैं जो मैंने 3 हमारे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है विच इज़ ब्रेकअप ऑफ द डेंटल लेमिना इन क्राउन पैटर्न डिटर्मिनेशन। कि जो डेंटल लेमिना है वो हमारे पास ब्रेक कैसे होता है ओरल एपिथेलियम से, उसके बाद जाके हमारे पास टूथ बनेगा। तो जो डेंटल लेमिना या लेटरल लेमिना होता है, ये ज्वाइन हुआ होता है टूथ जर्म के साथ। भाई ऊपर हमारे पास, मैं इसे डायग्राम में दिखाऊं, सो इन दिस डायग्राम ये हमारे पास ऊपर से डेंटल लेमिना आ रहा है, पेज 516 के ऊपर ये डेंटल लेमिना आ रहा है। यहाँ से हमारे पास ये पूरी टूथ जर्म है और इसको अब इससे सेपरेट होना है। तो वो सेपरेट कैसे होगा कि हमारे पास टूथ नया बने जाके, तो वो ये होता है कि joins the tooth germ to the oral epithelial fragment, eventually separating the developing tooth from the oral epithelium. Second, the inner enamel epithelium completes its enfolding, making it possible to recognize the shape. तो होता यह है कि सबसे पहले तो वो जो ओरल एपिथेलियम है उससे सेपरेट होता है, उसके बाद जो इनर एनामल एपिथेलियम है वो अपनी फोल्डिंग्स को कंप्लीट करता है ताकि हमारे पास जो शेप है क्राउन की वो डिटरमाइन हो सके कि वेदर इट इज़ द एंटीरियर और अ पोस्टीरियर टीथ। उसके बाद उन्होंने बात की है कि जो फ्रेगमेंटेशन होती है डेंटल लेमिना की रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट क्लस्टर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जब हम डिसइंटीग्रेट होता है डेंटल लेमिना हमारे पास तो जर्म से, तो या तो वो डीजनरेट हो जाता है, छोटे छोटे उसके एपिथेलियल सेल्स बनते हैं, या तो वो डीजनरेट हो जाते हैं। अगर वो परसिस्ट हो गए तो उनकी जो नाम होता है विच इज़ एपिथेलियल पर्ल्स। कभी कभार ऐसा होता है कि वो डीजनरेट नहीं होते, वो लगे रहते हैं हमारे पास तो जर्म के साथ। तो उसके लिए जो उसका जो वर्ड है विच इज़ एपिथेलियल पर्ल्स।
दीज क्लस्टर ऑफ सेल्स मे फॉर्म अ स्मॉल सिस्ट। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि सिस्ट क्या होता है, ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ओडोंटोजेनिक सिस्ट हमारे पास क्या है, किस कैटेगरी में आता है, जो एपिथेलियल पल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे पास ओडोंटोजेनिक सिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इरेप्शन के टाइम के ऊपर जो सिस्ट बनता है, अगर आज एपीसीक्यू के अंदर इरेप्शन के टाइम पे हमारे पास कोई सिस्ट बन रहा है उसका नाम बता दें, तो वो कौन सा सिस्ट है, एपिथेलियल पल्स ओवर द डेवलपिंग। अब ये जो सिस्ट बनी है, इससे हमारे पास या तो ऐसा हो सकता है कोई सुपर न्यूमरी टूथ आ जाए। अब ये सिस्ट आगे जाके अपने आप को इतना डेवलप कर ले कि इससे हमारे पास नया टीथ आ जाए। कुछ लोगों के दांतों में होते हैं सुपर न्यूमरी टूथ आ जाए, या कोई ओडोंटोम बन जाए। ओडोंटोम मतलब कि कोई टूथ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओडोंटोम, वो बनना शुरू हो जाता है। उसकी अगर डायग्राम हो सके तो मैं दिखाऊंगा। और द एबिलिटी टू फॉर्म दीज सजेस्ट दैट दीज स्ट्रक्चर हैव बीन एक्सपोज टू ऑल नेसेसरी सिग्नल एंड रिटेन मेमोरी। अब क्यों एक सुपर न्यूमरी ट्यूब बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास डेंटल लैमिना परसिस्ट नहीं हुआ। जब ये परसिस्ट नहीं हुआ तो जितने भी सिग्नल्स थे, जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे, सिग्नलिंग सेंटर्स थे, वो इसके ऊपर भी एक्ट कर रहे हैं, सही है। और इसको भी न्यूट्रिशन जा रही है, इसको भी सारी चीज़ें मिली, तो क्या होता है, ये भी एक नया चीज़ फॉर्म, या सुपर न्यूमरी चीज़ फॉर्म करना शुरू कर देता है। सो नाउ इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, जो नीचे जो आपको सिस्ट टाइप नज़र आ रहा है, इसने क्या किया, सुपर न्यूमरी चीज़ बना दी। और जो ये चीज़ नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड ओडोंटोम, ऐसा टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, टीथ भी नहीं होता लेकिन टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये छोटा सा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा इसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने शुरू में बता दी कि डिपोजिशन कहाँ पे होती है, डेंटिन और एनमेल की फर्स्ट एट द कस्प टिप, या फिर अगर एंटीरियर टीथ होगा तो इंसाइडल एजिस के ऊपर। उसके बाद हम पढ़ते हैं नर्व एंड वेस्कुलर सप्लाई ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, कि अर्ली डेवलपमेंट में नर्व सप्लाई और वेस्कुलर सप्लाई कैसे होती है। तो जो टूथ जर्म होती है, टूथ जर्म तुम्हारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। टूथ जर्म की बात करें तो क्या तीन चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। टूथ जर्म इन द डेंटल फॉलिकल, तो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे पास कहाँ से आती हैं, वो डेंटल फॉलिकल से आती हैं, फिर डेंटल पेपला के अंदर जाती है। ड्यूरिंग विच स्टेज, सबसे पहले ब्लड वेसल्स कौन से स्टेज में आना शुरू होती हैं, कैप स्टेज में आना शुरू होती हैं। MCQs पॉइंट है ये। Their number in the papilla increases, reaching a maximum during the bell stage when matrix deposition begins. तो सबसे पहले जो वेस्कुलर सप्लाई होगी वो डेंटल फॉलिकल में आएगी, डेंटल पेपिला में जाएगी इन द कैप स्टेज, वहाँ पे वो डेंटल पेपिला में इंक्रीज होगा उसका नंबर। और जब बेल स्टेज आएगा, जब मैट्रिक्स डिपोजिशन होगी, तो वहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि हमें वेस्कुलर सप्लाई चाहिए। लेकिन जो इनेमल ऑर्गन होता है, क्योंकि तुमने ये चीज़ पढ़ी होगी, अब तो हमारा इतना क्या नाम है, इतना हम ओरल डेंटल पढ़ रहे हैं हम लोग, BDH के स्टूडेंट, तो हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए BDH स्टूडेंट को कि इनेमल जो होता है वो ए वेस्कुलर होता है, सही है। तो इनेमल ऑर्गन हमारे पास ए वेस्कुलर है। ऑल्दो हैवी कंसंट्रेशन ऑफ वेसल्स इन द डेंटल फॉलिकल एक्सिस एडजेसेंट टू द आउटर इनेमल एपिथेलियम, लेकिन जो डेंटल फॉलिकल से जो वेसल्स आ रही है और डेंटल पेपिला से जो वेसल्स आ रही है वो इसको नरिशमेंट दे रही होती है। नाउ नर्व सप्लाई, अब जो नर्व सप्लाई है ये हमारे पास कौन से स्टेज में आना शुरू होती है, ये नर्व सप्लाई हमारे पास बड टू कैप स्टेज में आना शुरू हो जाती है। यानी कि जो बड स्टेज का जो आखिरी, बड स्टेज के बिल्कुल आखिरी के अंदर नर्व सप्लाई हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। और ये वहीं पे स्टार्ट होती है डेंटल फॉलिकल, यानी कि बड स्टेज के बाद हमारे पास कैप स्टेज आता है। जो बड स्टेज का बिल्कुल आखिरी टाइम होता है, जहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स बने नहीं होते, लेकिन वहाँ पे हमारे पास नर्व सप्लाई आना शुरू हो जाती है। और कैप स्टेज के अंदर वहीं पे आती है, डेंटल फॉलिकल में आती है, वहाँ से डेंटल पेपिला में जाती है, और फिर हमारे पास पूरा प्लेक्सस बना लेती है नर्व्स का, और वो इनको सबको सप्लाई करती है। सो इन दिस पार्ट हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेल स्टेज के बारे में पढ़ लिया, हमने नर्व सप्लाई पढ़ ली, हमने वेस्कुलर सप्लाई पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया कि डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल के कुछ और मेन पॉइंट्स डिस्कस किए। उसके अलावा हमने ये पता कर लिया कि डेंटल लैमिना का ब्रेकअप कैसे होता है। और फिर से भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी अल्लाह हाफिज़।